So, welcome students to the Vigyan classes. We are going to study on the first chapter of chemistry, chemical reactions and equations. So, firstly, what we have to know now about the chapter name is say that the chemical reactions and equations. So, what is the chemical reaction? तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है chemical reaction के बारे में पढ़ना है. So, we can say firstly, what is chemical change? Because इन केमिकल रिएक्शन जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो एक सबसे पहले क्या होता है केमिकल चेंज होता है. अब ये केमिकल चेंज क्या होता है तो थोड़ा बहुत हमको ये भी देखना पड़ेगा. सो वी कैन से दैट केमिकल चेंज इज ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू substances are formed, in which new substances are formed. So आपको समझ में आया मैंने क्या बोला कि केमिकल चेंज क्या होता है. केमिकल चेंज इज अ चेंज, एक तरह का ऐसा चेंज होगा, एक तरह का ऐसा बदलाव होगा इन विच द वन एंड मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, जिसमें एक या एक से अधिक नई चीजें बनेंगी. अब हमने ये सीखा क्या कैसे बन सकती हैं. तो हम अगर बात करें कि कौन कौन से केमिकल चेंज हो सकते हैं, क्या हो सकता है, तो इन ए केमिकल चेंज वी कैन से दैट नई नई चीजें बनेंगी. अब और भी क्या क्या कारण हो सकते हैं. तो सबसे पहले एक बात तो हो गई, सबसे पहला फिक्स हो गई कि नए सब्सटेंसेस बनेंगे. न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, ये एक पहली बात तो क्लियर हो गई. दूसरी बात हमारा क्या हो सकता है कि इसमें एनर्जी इज एब्जॉर्ब. दूसरा, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं कि कितने का ये क्या हो रहा है केमिकल चेंज हो रहा है. तो आपको ये भी ध्यान रखना है, यानी कि क्या एनर्जी, आप ऐसे कह सकते हैं एनर्जी चेंज इज इन्वॉल्व. Number two, we can say that there is a change in mass. There is a change in mass. तो उसमें क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इन्हें केमिकल चेंज हो रहा है. तो केमिकल चेंज में आपका नए सब्सटेंसेस बनेंगे, एनर्जी में चेंज हो सकता है और साथ साथ क्या हो सकता है मास में भी चेंज होगा. There is a change in mass. And the fourth point is that there is a permanent change. अगर यही चेंज ये क्या है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी केमिकल चेंज के. केमिकल चेंज हमने बोला कि नई नई चीजें बन सकती हैं जिसमें, मगर इसमें नई चीजें बनेंगी, एनर्जी में चेंज आ सकता है, एनर्जी घट सकती है, एनर्जी बढ़ सकती है, मास में चेंज आएगा. और एक क्या होगा सबसे बड़ा चेंज होगा कि देयर इज अ परमानेंट चेंज टेक्स प्लेस. एक और सबसे इंपॉर्टेंट केस होगा कि ये जो चेंज होगा वो कैसा होगा, परमानेंट होगा, हमेशा के लिए हो जाएगा एक तरीके से. मतलब आपको समझ सकते हैं फिजिकल चेंज में क्या होता है कि आइस है, आइस में क्या हुआ ड्रॉप हो गई दोबारा फिर वापस आ गई. मगर केमिकल चेंज क्या हो जाता है, केमिकल चेंज में देख क्या होता है, जो चेंज होता है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है और ये क्या होगा परमानेंट होगा. अच्छा अब आगे और बढ़ता देखते हैं हम लोग जरा. सो एग्जाम्पल देखते हैं. तो सबसे पहले एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा देखिए कुकिंग ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. ये क्या है हमारा कुकिंग ऑफ फूड. जो खाना पहले था वो क्या हो गया थोड़ा चेंज हो गया. अब चेंज होने का तो क्या हो गया, जो चेंज हुआ वो कैसा हुआ परमानेंट हुआ, मास में चेंज हुआ, एनर्जी में चेंज हुआ, नए सब्सटेंस बने. सो दिस इज द केमिकल चेंज. रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द केमिकल चेंज. तो ये भी क्या हमारा केमिकल चेंज है. सोरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा हो जाना या खराब हो जाना, थोड़ा दही सा बन जाना, उसको हम क्या कहते हैं सोरिंग ऑफ मिल्क. तो सोरिंग ऑफ मिल्क भी क्या एक तरह का केमिकल चेंज है. तो आप ये ध्यान रखिए ये सब केमिकल चेंज है और यही केमिकल चेंज मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ नई चीज टेक्स प्लेस हो रहा है उसके अंदर. केमिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ, मैंने क्या बोला है कि इन विच द वन एंड मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, उसी में नई नई चीजें बन रही है.
जब नई चीजें बन रही है तो उसमें कुछ ना कुछ तो एक ऐसा मैकेनिज्म हो रहा होगा, दैट मैकेनिज्म इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो हम कुछ और नहीं, केवल केमिकल चेंज को ही क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइक दैट कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसा मैकेनिज्म है, मतलब केमिकल चेंज क्या होता है जो हो रहा है, और उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इज अ प्रोसेस, ये क्या एक प्रोसेस है दैट लीड्स टू द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। में क्या होगा, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए किसका, वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस, एक पदार्थ का, एक चीज का क्या होगा, चेंज हो जाएगा एक सेट का, किसमें, इनटू अनदर, दूसरे में। तो बिल्कुल सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है, दैट इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर। सो इतनी बात आपको क्लियर हुई। So we can say that chemical reaction in this way also, that chemical reaction is a process in which one or more reactants are converted into to form a product. So यानी कि मैंने क्या बोला कि is a process in which one or more reactant are transformed or converted into प्रोडक्ट। तो हमने क्या बोला कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस पूरे चेंज प्रोसेस को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो आपको इतनी बात आई हो, समझ में आ गई हो। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि केमिकल चेंज जो कि केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल चेंज हो रहा है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कैसा हो सकते हैं, दो टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे पहला कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक, एंड दूसरा हो सकता है एंडोथर्मिक। मैं कह रहा हूं कि केमिकल चेंज इट बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज नंबर वन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एंड एक्सोथर्मिक द हीट इज इवॉल्व, जिसमें क्या हुआ, हीट बन रही होगी, एनर्जी क्या हो रही होगी, बन रही होगी और बाहर निकल रही है, इवॉल्व हो रही है। एंड एंडोथर्मिक इज दैट केमिकल चेंज इन व्हिच द एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज एब्सॉर्ब, जिसमें एनर्जी क्या हो रही है, एब्सॉर्ब हो रही हो। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, मैंने क्या बोला, केमिकल रिएक्शन। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा, so next is our is that is the chemical formula। अगर हम केमिकल इक्वेशन को पढ़ेंगे तो केमिकल इक्वेशन से पहले एक वर्ड आता है, दैट इज केमिकल फॉर्मूला। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला, वी कैन से दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। मतलब मैं कह रहा हूं कि एक मॉलिक्यूल लिया आपने, एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करना। सपोज मैंने कहा वाटर का एक मॉलिक्यूल ले गया, वो ले आए आप, हमने कहा उसमें कितने एटम्स हैं, तो अब आपने कहा उसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अब मैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करूं, तो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, जो केमिकल रिप्रेजेंटेशन, उस केमिकल रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं केमिकल फॉर्मूला, दैट इज H2O। दिस H2O इज वन मॉलिक्यूल, ये क्या है, वन मॉलिक्यूल है वाटर का, मगर इसमें ये जो लिखा है H2O, दिस इज व्हाट, केमिकल फॉर्मूला। और ये केमिकल फॉर्मूला में बता क्या रहा है हमको, ये बता रहा है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। अगर मैं बात करूं दो मॉलिक्यूल्स की, तो दो मॉलिक्यूल्स को ऐसे लिखा जाता है H2O। मतलब यहां जो बता रहा है वो हमें क्या दिखा रहा है कि ये जो पानी है, जो H2 है, वो कितने मॉलिक्यूल्स के, 2 मॉलिक्यूल्स। मगर एटम्स कितने हैं, एक्चुअल एटम्स आपको ये बताएगा कि कौन बताएगा, फॉर्मूले की मदद से आपको बता सकते हो। तो केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सो व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ actual number of atoms present in one molecule of that substance. So we can say like that. So next number is chemical equation. So what is chemical equation? So that is chemical equation. So the representation of chemical change in terms of symbols and formula of the reactant and product is called chemical equation. मतलब मैंने क्या बोला कि symbolic representation कर रहा है किसका रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, केमिकल
चेंज का मतलब अभी हमने पढ़ा था कि केमिकल चेंज क्या होता है। तो जो केमिकल चेंज हो रहा है उस केमिकल चेंज को आप सिंबल्स फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज मैंने बोला एक्चुअली में कि मैंने कहा कि क्या बोलते हैं, मैंने लेड ऑक्साइड लिया है और उसको मैंने किसी के संग मिक्स कर दिया। अब मैंने कहा ये रिएक्शन हो गई, ये बन गया। अब मैंने जो बोल दिया, मैंने इतना इतना बन गया कि ये मैं आपको कैसे समझाऊं, ये सिंबल में अच्छा नहीं लग रहा। तो उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं किसके रूप में, सिंबल्स और फॉर्मूला के रूप में, आसानी वे में करने के लिए। उस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं किसको, केमिकल इक्वेशन। उसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो सपोज मैंने बोला कि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट्स क्या देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं। तो आपने क्या समझा कि रिएक्टेंट्स क्या हो सकते हैं, बहुत सारे, बहुत हो सकते हैं। प्रोडक्ट्स भी क्या हो सकते हैं, बहुत, दो तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक बना, दो बना, तीन बने, यहां भी दो तीन हो सकते हैं, मिक्स करा उनको, दो तीन बन गए। अब मैंने बोला है कि इनको स्टडी करना है कि ऑन पेपर कैसे दिखाएं। तो ऑन पेपर दिखाने के लिए हमने किसकी हेल्प ली, सिंबल्स और फॉर्मूले की। किसको, तो आप अब क्या बिल्कुल एक सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज इन सिंबल्स और फॉर्मूला। फॉर्मूला और सिंबल्स की रूप में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो एग्जांपल आप ले सकते हैं बिल्कुल सिंपल वे में कि CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या मिलता है, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन दिख रही है आपको। तो आपको पता है C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या मिल जाती है हमको, CO2 प्लस वाटर गिव्स का ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ये एक तरह का क्या है, केमिकल चेंज हो रहा है वहां पे। और ये केमिकल चेंज को हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया। तो ये जो लिखा है हमने, दिस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। इसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। मतलब सिंबल्स और किसकी हेल्प ली हमने, फॉर्मूलाज की हेल्प लेके हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया है। इस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो इस कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। So now what is, how we are going to write a chemical equation? कैसे केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले we have to write the reactant। रिएक्टेंट कहां पे लिखे जाते हैं, रिएक्टेंट्स को हमेशा LHS में लिखा जाता है। कहां पे लिखा जाता है, LHS, that is left hand side, and we are going to write the products in RHS। RHS में हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट्स को लिखते हैं, यानी राइट हैंड साइड, सेपरेटेड बाय एन एरो। ये जो एरो दिखता है, इस एरो को हम कहते हैं टू गिव या इट गिव्स। ये एरो को क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में लगाते हैं। सो वी कैन लाइक दैट रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, अब इसको सिंबल्स के रूप में लिखा जाता है रिएक्शन को। तो सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक एग्जांपल लेता हूं और उसको मैं बताता हूं। सपोज मैंने लिखा Mg प्लस O2 गिव्स MgO। मैंने ये एक रिएक्शन लिखी, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब ये रिएक्शन में जो ये लिखा है, दिस साइड इज नोन एज रिएक्टेंट, इसको रिएक्टेंट कहते हैं। और ये जो साइड होता है इसको कहते हैं प्रोडक्ट। ये जो रिएक्शन लिखी है, ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। ये जो रिएक्शन को दर्शा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, कि बता रहा है कि रिएक्शन हो रही है। अब इस रिएक्शन को हम जो इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन को एक नाम भी दे रखा है। इस इक्वेशन को कहते हैं स्कीटल इक्वेशन। स्कीटल इक्वेशन क्यों कहते हैं, इस इक्वेशन में कि कोई भी बैलेंस नहीं, एक ऐसी केमिकल इक्वेशन विच इज अनबैलेंस्ड। जो क्या अनबैलेंस्ड, वो आपको नहीं बता रही कि कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग कितने Mg ले रहे हैं, कितने ऑक्सीजन ली, तो जाके ये बना। अगर मैं इसको बैलेंस करेंगे तब जाके ये क्या होगी, बैलेंस होगी। अगर मैं O2 लगाऊं तो 2 यहां पे, Mg2 तो यहां 2। तो अगर ये बैलेंस हो गई तो इसको बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। अगर ये बैलेंस नहीं है तो ये क्या होता है, स्कीटल इक्वेशन होती है। लास्ट ईयर सैंपल पेपर में काफी में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि व्हाट इज स्कीटल इक्वेशन। सो वी हैव टू नो अबाउट इट, व्हाट इज स्कीटल इक्वेशन। सो नेक्स्ट अवर इज व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमने जाना कि स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है। अब नेक्स्ट आता है कि बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। तो एन इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ
number of atoms of each element is equal to on both sides of the reaction. सपोज मैंने बोला कि एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जितने भी नंबर ऑफ क्या है एटम्स हैं हर एलिमेंट के, मतलब मैग्नीशियम के जितने एलिमेंट, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है तो उसके कितने एटम्स हैं, सबके जितने भी एटम्स हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, उसको कहते हैं क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो आई होप यू अंडरस्टूड। सो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो मैंने कहा PbO2 गिव्स Pb प्लस O2, अगर मैं इसको हीट करता हूं तो अगर हमने देखा PbO प्लस O2 तो हमने क्या कहा कि हमको लेड डाइऑक्साइड को गर्म किया तो लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन मिला। अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो कैसे बैलेंस किया जाए, सो बैलेंस करने के भी तरीके होते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड होता है हमारा जिसको हमारे सिलेबस में है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मतलब एक तरह से तुक्का बिठाना हुआ मेथड। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप अपने क्या करेंगे, दोनों तरफ बैलेंस करने का ट्रायल लगाएंगे। फर्स्टली सबसे पहले आप क्या देखेंगे, मेटल को लेंगे। सबसे पहले देखिए लेड यहाँ कितना है, मेटल से यानी कि मेन एलिमेंट को लेड, तो लेड यहाँ 1 है, एक एटम है, यहाँ भी 1 है। नाउ नेक्स्ट आते हैं मूविंग फॉरवर्ड विच इज ऑक्सीजन, विच ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 2 और यहाँ कितनी है 2, यहाँ 2 और 1 3 है और यहाँ पे कितनी है 2। तो ऐसा हम लोग क्या करें कि दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो जाए। इस तरफ ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं 3, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के एटम 2। सो हाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस 2 एंड 3, दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए ऐसा क्या करें, तो ऐसा करने के लिए आपको केवल क्या करना है, एक सूटेबल नंबर से क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या करें इसको। तो अगर मैं ये कर दूं इफ वी आर पुटिंग दिस इज ऑड नंबर, तो यहाँ ऑड नंबर है तो उसको इवन बना देते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं, इफ वी आर प्लेसिंग 2 हियर देन इट इज ऑक्सीजन विल बी ऑक्सीजन 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4, 2 यहाँ की ऑक्सीजन 2 यहाँ की 4 ऑक्सीजन हो गई और यहाँ कितनी है केवल 2, तो यहाँ भी 2 कर देते हैं, डेट विच मीन्स 2 2 जा 4, तो यहां भी ऑक्सीजन कितनी हो गई 2 into 2 विच इज इक्वल टू 4, तो दोनों तरफ बैलेंस हो गई। अगर लेड को देखते हैं अगेन वंस अगेन, सो लेड यहां कितने है 2 यहां भी 2, तो बैलेंस हो गई। दिस मेथड इज वाज हिट एंड ट्रायल। ये मेथड आपको केवल थोड़ा प्रैक्टिस से आता है, थोड़ी ट्रिक्स होती है उसके बारे में आता है, तो आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट वी हैव टू नो अबाउट इट, व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने प्रकार की टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये जो सेक्शन है यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है चैप्टर का, ठीक है। ये पूरी आपको ऑल द केमिस्ट्री में हेल्प करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं तो फर्स्ट वन वाज डायरेक्ट सिंथेसिस। डायरेक्ट सिंथेसिस और भी इसका और नाम होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। So what is the combination reaction or what is the direct synthesis? So we can say that ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें 2 और 2 से अधिक, एक हो सकता है या 2 से 2 हो सकते हैं या 2 से ज्यादा, तो यानी कि हम क्या बोलेंगे जिसमें क्या होगा, इन विच एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म वन सिंगल प्रोडक्ट। मतलब मैंने क्या बोला कि एक रिएक्टेंट हो सकता है, वो 2 हो सकते हैं या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। सो हम ऐसे बोल देंगे ए रिएक्शन a chemical reaction so we can say that a chemical reaction in which the 2 or more substances combine to form single product। मतलब मैंने कहा कि एक और एक से अधिक सब्सटेंसेस मिल जाएंगे और केवल एक प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल Mg+O2 gives MgO। मतलब ये देखो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है 1 ओनली। इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी मिलेगी बस वही बन जाएगा और कोई दिक्कत नहीं। हाँ यहाँ कोई दूसरी चीज नहीं बनी है,
देखो बिल्कुल ध्यान से, अगर मैं बात करूं Fe प्लस एस दिस FeS, बिल्कुल सिंपल। तो दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर मैं उसको और ध्यान से देखूं तो आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूं, PbO2 gives SO2, PbO2 gives PbO2 प्लस SO2, तो क्या बन जाएगा? PbSO4, PbSO4। तो ये एक रिएक्शन हो गई। इसमें क्या हुआ? देखो दो चीजें मिल रही, दो कंपाउंड मिल रहे हैं, और दो कंपाउंड मिल गए, सिंगल कंपाउंड बन रहा है, यानी सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं, आप ऐसे ही कह सकते हैं CO प्लस O2 गिव्स CO2। ठीक है। आपका एक और होमवर्क है कि आप इन रिएक्शनों को बैलेंस भी करें। मैंने इनको कोई एक भी बैलेंस नहीं किया है। दीज आर नोन एज ओनली स्केलेटल इक्वेशंस। वी हैव टू मेंशन स्केलेटल इक्वेशन को आपको बैलेंस भी करना है। सो आपका एक वर्कशीट है, आप बैलेंस कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि अगर ना आए तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। सो नेक्स्ट अवर इज इक्वेशन इज रिएक्शन डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब यहां पे क्या होता है, दो चीजें मिलके एक चीज क्या कर रही थी? एक बना रही थी, एक सिंगल प्रोडक्ट बना था। बट इन डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि यहां पे सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल रिएक्टेंट या एक सिंगल कंपाउंड टूट जाएगा दो और दो से अधिक किसमें? प्रोडक्ट्स में। तो दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो वी कैन डिफाइन इट लाइक दैट chemical reaction, a chemical reaction in which single substance splits into two or more products. So decomposition reaction is a chemical reaction in which सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, मतलब एक और एक से अधिक प्रोडक्ट में वो टूट जाएगा। उस तरह के क्या क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग सिंपली HgO। इफ वी आर टेकिंग HgO, तो HgO विल बी को जब हीट किया जाता है, विल बी सम हीटेड, then it will split into Hg plus O2। तो हमने क्या बोला है कि एक देखो टूटा भी किसमें? उसी में ही टूटा, इंडिविजुअल एलिमेंट्स में जिससे वो बना था। तो आप ध्यान रखिए कि डीकंपोजिशन रिएक्शन इनमें सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट टू और मोर, Hg में, O2 में। ठीक है, आपको समझ में आ गया? अच्छा, अभी आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि आप सर बैलेंस के रिएक्शन कैसे लिख देते हैं? आपको कैसे पता है यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 नहीं आएगा? यहाँ मैं आगे बताऊंगा फर्दर कि ये बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन के। वी कैन से दैट H2O gives H2 plus O2। H2O gives split into H2 plus O2, यानी कि पानी किसमें टूट गया? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। ये कब होता है? जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, इलेक्ट्रिक करंट किसमें दिया? बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आपको समझ में आया? तो अब इसी प्रकार से क्या हो गई, ये क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या हो गई? टाइप्स हो गए डीकंपोजिशन रिएक्शन के। सबसे पहला डीकंपोजिशन रिएक्शन का टाइप होता है तो कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस। एक और होता है जिसका नाम है हमारा, वी कैन से दैट थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन। सो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। थर्मल डीकंपोजिशन में बाय द प्रोसेस ऑफ हीट, हीट देके क्या कर रहा था? अगर हीट दी और सब्सटेंस क्या हुआ? सिंगल सब्सटेंस दो और दो से अधिक में टूट गया, उस तरह की रिएक्शन को कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक और होती है जिसको कहते हैं फोटोलाइसिस। What is photolysis? In photolysis we have to put in giving the sunlight, जिसमें क्या होता है? सनलाइट दी जाती है।
तो आपको ध्यान रखना है कि सनलाइट की प्रोसेस में क्या बोलते हैं, सिल्वर हमारा क्या होता है, सिल्वर ऑक्साइड वो हमारा क्या होता है, टूट जाता है Ag+O2 में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है Ag मीन सिल्वर होता है। तो फोटोलाइसिस में सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, क्लोरोफॉर्म हमारा सनलाइट की प्रेजेंस में टूट जाता है। आपका क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस में भी क्या होता है कि सनलाइट होती है तब क्लोरोफिल होता है जो कंपाउंड, वहां पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे होते हैं, वहां भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन टूट रहा होता है, तो वो भी किसमें आता है, फोटोलाइसिस। तो फोटोलाइसिस मींस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट decomposition. तो photolysis is the decomposition reaction in which the sunlight is a main. तो सनलाइट क्या होती है, एक मेन सोर्स होता है जिसमें थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट होता है और इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो नेक्स्ट हमारा थर्ड रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसका नाम ही आपको बता रहा है कि डिस्प्लेस। आप लोग क्या समझते हो डिस्प्लेस से, डिस्प्लेस का मतलब होता है मेनली कि एक आप थोड़ा हट जाओ या हटा दो, डिस्प्लेस कर दो, इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब क्या होगा इसमें कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह से हटा देगा। हमने क्या किया, यहां बैठा था, हमने इसको हटा दिया वहां से और खुद बैठ गया जाके, तो इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और वी कैन से दैट सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, यानी सिंगल और डबल। सो वी कैन से दैट सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और वी कैन सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, बहुत सिंपल एग्जांपल में अगर हम देखा जाए, तो अगर मैं इसको डिफाइन कर दूं अच्छे से, तो डिफाइन कैसे करूंगा मैं, तो देखिए ए रिएक्शन in which more reactive element displaces the less reactive element from compound। मतलब मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, ए रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मतलब मैंने क्या आपको बताया कि एक क्या करेगा, एक दूसरे को हटा देगा, उसकी जगह बैठ जाएगा, मगर हटाने वाला भी कौन होना चाहिए, मोर रिएक्टिव, जिसकी क्या होनी चाहिए, पावर ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि रिएक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं मोर रिएक्टिव। तो यहां पे क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसकी पोजीशन से उसको हटा देता है। तो अगर मैं बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल के में देखूं, तो कौन सा एग्जांपल हो सकता है ये रिएक्शन, तो बिल्कुल भी देखो ऐसे कह सकते हैं PbO प्लस Zn गिव्स ZnO। तो क्या बना, PbO प्लस Zn गिव्स ZnO प्लस Pb। मतलब यहां क्या किया कि ये कंपाउंड था, इस कंपाउंड में जिंक ने लेड को ऑक्सीजन उसके कंपाउंड में से हटा दिया और खुद जाके बैठ गया और पीबी को अलग कर दिया। इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। मतलब जेडन ने क्या कर दिया, जेडन गया और इसको हटाया और वहां बैठ गया, पीबी को हटा दिया। इस तरह की केमिकल रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें ए क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है। ठीक है, बस सवाल ये होना चाहिए कि मोर रिएक्टिव होना चाहिए, कंडीशन क्या है, मोर रिएक्टिव। तो आपको सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। आप लोगों ने 9th क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, तो अगर मैं आपको बताऊं तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी, तो आपको फॉलो करना है कि मैं लिख देता हूं अच्छे तरीके से थोड़ा।
सो देखिए के पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये हमारी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है वो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव। तो नीचे आ रहे हैं, तो नीचे आते आते क्या होगा, रिएक्टिव क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। नीचे वाले आप एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रही है, रिएक्टिविटी घटती जा रही है। ऊपर जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ये जो एलिमेंट्स है, ये दीज थ्री एलिमेंट्स आर मोस्ट रिएक्टिव। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन से एलिमेंट होगा, ये ऊपर वाले, ये वाले। तो नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या हो रहे हैं, कम होती जा रही है एक्टिविटी। तो ये सबसे मोस्ट हो गए, ये रिएक्टिव है, और ये लेस रिएक्टिव है, सबसे नीचे वाले। तो अगर मैं बात करूं कि लेड, तो लेड कहां पे आता है, ये रहा, और जिंक क्या है ऊपर। तो बताओ ताकत किसकी ज्यादा है, कौन मोर रिएक्टिव है, तो कौन मोर रिएक्टिव है, तो आप कहोगे जिंक मोर रिएक्टिव है, किससे, लेड से। तो लेड को वो हटा देगा, हाँ हटा देगा। मगर मैं कहूं कि लेड को कॉपर हटा सकता है, तो आप कहोगे कॉपर नहीं हटा सकता, क्योंकि कॉपर की क्या है, कॉपर खुद ही लेस रिएक्टिव है। तो यहां पे क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट खुद हट जाता है, और यानी कौन हटा देगा उसको, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। तो ये कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, तभी रिएक्शन होगी। समझ में आई बात कि नहीं आई। अच्छा, अब मैं बात करूं कि ये रिएक्शन आप कराएंगे कैसे, तो आप बस इतना तो ध्यान रखना है सिंपल वे में कि क्या करना है कि कौन रिएक्टिव है उसको डिस्प्लेस कर देगा। सपोज मैं बात करूं H2SO4 प्लस Na। तो मैंने कहा H2SO4 में मैंने Na डाल दिया, तो क्या होगा बेटा, Na क्या करेगा, H2 को हटा देगा। क्यों, Na यहां पे रहा और हाइड्रोजन कहां है, नीचे, लेस रिएक्टिव है। तो किसकी ताकत ज्यादा, ये, तो ये इसको हटा देगा। ऊपर वाले जितने भी है वो नीचे वाले को हटा देते हैं। तो आप यहां क्या बनेगा, Na और SO4 प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल गई, तो हाइड्रोजन बाहर लिख देंगे H2, और रिएक्शन को क्या कर देंगे, बैलेंस करने से पहले उसकी केमिकल फॉर्मुलेशन देख लेंगे कि सोडियम की वैलेंसी +1 और इसकी -2, तो 2 नीचे आ जाएगा, और इसका 1 यहाँ पे, तो 1 नहीं आएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन बन गई। तो सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम गिव सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। सो नाउ नेक्स्ट नंबर इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है। बस केवल सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का अंतर होता है। तो डबल डीकंपोजिशन भी कह सकते हो, डीकंपोजिशन रिएक्शन डबल। अच्छा, इसमें क्या होता है, अब इस तरह की रिएक्शन में आप ध्यान से देखना, इस वाली रिएक्शन में क्या होगा, एक कंपाउंड जो होगा आपका वो दूसरे, यानी एक एलिमेंट ने क्या किया, हाई रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा दिया, तो वो उसकी जगह बैठ गया, वो इसकी जगह बैठ गया। दोनों क्या होंगे, इंटरचेंज कर लेंगे पोजीशन को। सपोज मैंने कहा मैं यहां खड़ा हूं, एक यहां भी खड़ा, तो मैंने कहा मैंने उसको हटाया और मैं यहां बैठ गया और वो यहां आ गया। इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं क्या, डबल डीकंपोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि डबल का मतलब क्या हो रहा है कि दोनों एक दूसरे को हटा रहे हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको समझाता हूं बहुत आसानी तरीके से। मैंने कहा NaCl प्लस HCl। अब बताना कि कौन किसको हटाएगा। बेटा सबसे पहले Na टूटेगा, Na और Cl, ये एक्वस सॉल्यूशन होगा तभी तो रिएक्शन होगी। तो ये टूटा, तो ये टूटे पहले, इसलिए डीकंपोजिशन बोला हमने। और डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इसलिए बोल रहे हैं कि Na क्या है, लेस रिएक्टिव, वो हाईली रिएक्टिव है। Na गया हाइड्रोजन को अपनी जगह से हटा दिया और Na जाके यहां खुद बैठ गया। अब Na बैठा जाके तो यहां की जगह खाली हो गई, जब ये उठ के यहां गया तो यहां बैठ गया। अब हाइड्रोजन क्या करेगी, हाइड्रोजन इसकी जगह बैठ जाएगी जाके। बात समझेगी नहीं समझे। इस तरह की रिएक्शन को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। तो जरा मैं एक और अच्छे से समझा देता हूं आपको कि एक मैं एक अच्छा बढ़िया सा एग्जांपल लेके, मैंने बोला NaOH प्लस HCl। अब होगा क्या कि ये गया Na, यहां पर क्लोरीन के पास चला जाएगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, तो क्या बनेगा NaCl। हाइड्रो ये चला गया उठ के कहा H के पास, H के पास चला गया, वो क्लोरीन के पास H को हटा दिया। अब H क्या करेगा, OH के पास आ जाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा HOH, HOH बन गया। अब ये HOH को ध्यान से देखो तो ये H2O है, H2 और O, तो H2O लिख सकते हैं हम लोग, यस और नो, बोलो यस और नो। आप बहुत सिंपल वे में तरीका सीख सकते हैं, NaOH प्लस HCl। बस आपको क्या करना है कि इसको उठा के यहां लिख देना है, इसको उठा के यहां लिख देना है, बस इसको उठाया हमने यहां, H यहां लिख दिया, Na यहां लिख दिया, और क्या बन गया H2O बन गया। ये देखो यही तो बना हमारा, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखना है, Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 प्लस BaCl2। अब Na क्या है, ये तो हमने आपको बताई कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, सबसे ज्यादा, तो ये तो जाके Ba को हटा देगा, उसकी जगह बैठ जाएगा। अब Ba क्या करेगा, इसकी जगह बैठ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, आप सीधे सीधे जाइए NaCl प्लस BaSO4। अब आप कहोगे सर Cl2 क्यों नहीं लिखा, बेटा नंबर नहीं लिखे जाते हैं, केवल एलिमेंट लिखा जाता है पहली बार में, ठीक है। आप क्या लिखेंगे कि Na गया यहां पे तो Ba लिखा, हमने Na2 भी नहीं लिखा, समझ में आई बात। तो ये नहीं लिखे जाते हैं। अब करा क्या जाता है, अब बैलेंस किया देखा जाता है कि इसकी +1 है, इसकी -1, बैलेंसी देखी जाती है। बैलेंसी आपको याद होनी चाहिए। Ba आप जब नीचे क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंसी नोट आउट कर सकते हैं। इसकी बैलेंसी कितनी होती है 2 और इसकी -2, तो 2 कैंसिल आउट हो गई, 1 भी क्या हो गई कैंसिल आउट, इसलिए नीचे कुछ नहीं लिखा, 1 यहां आता है 1 यहां आता है, ठीक है। तो आपको वो समझ में आया मेरी बात की नहीं आई। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, ZnCl2 प्लस NaOH, ठीक है, ZnCl2 प्लस NaOH। ये एक एग्जांपल लिया और इस एग्जांपल में जरा देखिए ध्यान से, तो Zn और Na में कौन रिएक्टिव है ज्यादा, रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए आप अभी, तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपको कौन ज्यादा रिएक्टिव मिलेगा, Na, ये बताई थी सबसे मोस्ट रिएक्टिव, तो Na जाएगा किसको, Zn के पास, उसको हटा देगा, हटा दिया तो हटाया तो Na और Cl बना, Cl2 नहीं लिखते हैं हम, ये ध्यान रखिएगा, केवल एलिमेंट लिखना है, प्लस फिर क्या बना Zn वहां चला जाएगा तो ZnOH बन गया। अब क्या करना है, इसकी वैलेंसी कितनी है 1, इसकी -1, इसकी +2 और इसकी -1। अब ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, ठीक है, देखिएगा Na यहां चला जाएगा और Na यहां आ जाएगा। तो आप जरा देखिए ध्यान से, तो ये 1 यहां गया और 1 यहां गया, 1 कभी लिखा नहीं जाता। अच्छा 2, तो इसकी 2 है तो यहां 2 आ जाएगा OH पे, और 1 है यहां पे तो 1 आ जाएगा, और 1 कभी लिखा नहीं जाता। तो क्या बन गया ZnOH का होल ट्वाइस और NaCl। तो ZnCl2 प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस ZnOH। आपको क्या करना है, बस ये क्या करना है, रिएक्शन करने के बाद आपको बैलेंसी चेक कर लेनी है कि आपको कंपाउंड कैसा है, फिर आपको बैलेंस कर लेना है रिएक्शन को। बैलेंसी कंपाउंड को बैलेंसी लिखने के बाद आप कंपाउंड लिख देंगे, लिखने के बाद फिर बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को कि बैलेंस है कि नहीं। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। अब बहुत सिंपल है कि यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, आप आराम से, आपका ये आपके, मैं ये आपके लिए छोड़ देता हूं, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सो नेक्स्ट अवर रिएक्शन, सो ये आप थोड़ा बहुत ये रिएक्शन ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले आपके लिए कुछ होमवर्क है, ये नोट आउट कीजिए कुछ रिएक्शन और ये ट्राई कीजिए ऑन पेपर सबसे पहले, और नहीं आए तो आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइएगा, मैं सॉल्व करूंगा। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू हम लोग स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन
टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ऑक्सीडेशन हो गया, रेंसिडिटी हो गई, एंड अदर टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। एंड हम लोग काफी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये इसके भी क्या बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, रिएक्शन के। So please press the black bell icon to get more update, okay, and subscribe that red button and follow that icon. You can follow me directly.